3, 2, इंजन स्टार्ट। 1, 0 और केपलर के साथ डेल्टा 2 का लिफ्ट ऑफ हो गया। 2009 में नासा ने अपना सबसे नया स्पेस टेलीस्कोप केपलर लॉन्च किया। यह सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, बल्कि दूर दराज के तारों की चमक में आए मामूली से फर्क को भी देख लेता है। यह जिस इलाके पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है वो हमारी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, जो पृथ्वी के करीब 3000 लाइट ईयर दूर है। हार्वर्ड के प्रोफेसर डिमिटर ससालोव केपलर के एक लीड साइंटिस्ट हैं। केपलर टेलीस्कोप जिस तरह से पृथ्वी जितने छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ लेता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका ट्रांजिट मेथड, जिसे समझना बहुत आसान है। कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में तारे के सामने से गुजरता है, उसके साए से तारे की रोशनी थोड़ी कम होती है, उससे पता लग जाता है कि वहां पर एक ग्रह है। डिमिटर का अंदाजा है कि अपना मिशन पूरा करने तक केपलर पृथ्वी जितने बड़े करीब 100 ग्रह ढूंढ लेगा। लेकिन उसे अभी जो ग्रह मिल रहे हैं वो हमारी दुनिया से बहुत कम मिलते जुलते हैं। केपलर ने अभी तक कई बड़े अनोखे ग्रहों की खोज कर ली है। वो बड़े ही दिलचस्प और डाइवर्स ग्रह हैं। उनमें से एक है केपलर 10, जो लोहे की तरह सख्त है। उसके अलावा केपलर 11 के 6 के सिस्टम में भी 2 या 3 ग्रह हैं। उनमें से 1 या 2 पानी वाले ग्रह हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी है। उनके अलावा ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी डेंसिटी एक बीच बॉल या स्टाइरोफोम जैसी है। शायद केपलर की सबसे बड़ी खोज तो है पृथ्वी के करीब 300 सुपरसाइज्ड वर्जन। वो ग्रह चट्टानों के बने हैं, लेकिन पृथ्वी से करीब 5 गुना भारी हैं। आज अगर कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वो एलियन किस जगह पर दौड़ते, तैरते या उड़ते होंगे, तो वो हैं डियाना वेलेंसिया। ये पार्ट टाइम ट्रायथलीट भी हैं और उन पहले जियोलॉजिस्ट में से भी एक हैं जिन्होंने उन सुपर अर्थ के बारे में बताया था। मेरे पास कोई हथौड़ा नहीं है, मैं पत्थर नहीं तोड़ती। मैं तो बस न्यूमेरिकल मॉडल के आधार पर अंदाजा लगाती हूँ कि पृथ्वी कैसे काम करती है, फिर उससे ये तय करती हूँ कि पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह किस तरह से काम करते होंगे। सुपर अर्थ पर जीवन है या नहीं, ये जानने के लिए डियाना उस बेसिक जियोलॉजिकल इंजन पर अपना ध्यान लगा रही हैं जिससे ऐसे चट्टान वाले ग्रहों को पावर मिलती है। वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब किसी ग्रह की सख्त बाहरी पपड़ी उसके नीचे मौजूद पिघली हुई गर्म चट्टान की वजह से खिसकती है, तो वो पपड़ी उबलते शहद की तरह आगे बढ़ती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि असल में क्या होता है। इसका मैंटल बड़े ही विस्कस फ्लूइड का होता है और दोनों ही फ्लूइड तापमान के मामले में बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हम पृथ्वी के इंजन को सिमुलेट करने के लिए इसका ताप बढ़ा दें, तो हमें इस सतह के नीचे किसी तरह की हरकत नजर आएगी। अब आप इसे पलटते हुए देख सकते हैं और ये देखिए, अब ये हर दिशा में बहने लगा है, ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा। जब ताप बढ़ता है तब मैंटल में कन्वेक्टिव सेल बनते हैं, जिनसे सतह पर मौजूद ये प्लेटें खिसकती हैं। उनके खिसकने पर ही ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं और वो तमाम घटनाएं होती हैं जो जिंदगी से कम, मौत से ज्यादा जुड़ी होती हैं। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है। लेकिन डियाना के जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पृथ्वी के अंदर के मटेरियल से लेकर हमारे वायुमंडल तक की साइकिलिंग से जीवों के इवोल्यूशन पर असर पड़ता है। गनीमत है कि इस प्रोसेस की वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बदला है और यहाँ कई 100 करोड़ सालों से लिक्विड पानी मौजूद है। सुपर अर्थ हमारी पृथ्वी से ज्यादा बड़े हैं, इसलिए वो अंदर से ज्यादा गर्म भी हैं। जब उनका ताप बढ़ता है तब उनकी टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा कोहराम मचाती है। मतलब उनकी वजह से वहां ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं और ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन इसके साथ उस ग्रह का तापमान भी ज्यादा स्टेबल होता है। सुपर अर्थ पर कन्वेक्शन बहुत तेजी से होता है, इसलिए वो साइकिल भी ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड करती है, शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जीवों का एवोल्यूशन हुआ होगा।
जरा सोचिए, एक सुपर अर्थ उस मीटियोराइट की टक्कर का सामना कैसे करता जिसने हमारे पृथ्वी पर से डायनासोरों का सफाया कर दिया था। पृथ्वी पर तो उस घटना के बाद काफी लंबे समय तक ग्लोबल विंटर आ गया और उससे वो ठंडे खून वाले विशाल जीव मारे गए। लेकिन एक बड़ा ग्रह शायद तापमान को ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वहां शायद डायनासोर बच जाते और शायद उनका दिमाग भी काफी बड़ा हो जाता। लेकिन पृथ्वी से ज्यादा बड़े ग्रह पर रहने का एक खतरा भी है। हमारी पृथ्वी का कोर असल में लिक्विड मेटल का नाचता हुआ गोला है, जिससे जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो सूरज से आने वाले एक बड़े ही खतरनाक रेडिएशन के झोंके को रिफ्लेक्ट कर देता है और यहां रहने वाले जीवों के लिए एक कोकून बनाता है। डियाना के मॉडलों से तो यही लगता है कि शायद सुपर अर्थ पर वो फोर्स फील्ड नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उन ग्रहों का कोर पिघला हुआ हो ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर वाले हिस्सों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में उस ग्रह पर रहने वाला जीव जिसका जियोमैग्नेटिक फील्ड ही न हो, वो हमेशा हाई एनर्जी पार्टिकल के हमले का सामना करेगा और जब वो पार्टिकल उसके सेल से इंटरैक्ट करेंगे तो उससे म्यूटेशन हो सकता है। ऐसे हालात में वही जीव जिंदा रह पाएगा जो समझदार होगा। सवाल है कि रेडिएशन से भरे एक सुपर अर्थ पर किस तरह के एलियन जीव रह सकते हैं। वहां रहने के लिए एक सुरक्षा घेरा चाहिए जिसमें लेड जैसे हैवी मेटल होने चाहिए। वहां रहने वाले जीवों के हाथ पैर बड़े मजबूत होंगे और पंजे भी बेहद नुकीले होंगे, ताकि जब रेडिएशन बहुत ज्यादा हो तब वो जमीन के नीचे जाने के लिए बिल बना सके। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि उनके पास बेहतरीन जेनेटिक रिपेयर मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ताकि उस रेडिएशन से सेल्स को हुए नुकसान को दुरुस्त किया जा सके। फैंटेसी लगती है, ऐसा नहीं है। वैसे ही जीव भले ही वो छोटे हों, वाटर बेयर, वो भी पृथ्वी पर रेडिएशन से उबलते इलाकों में रहते हैं। चट्टान से बने सुपर अर्थ पर रहने वाले जीव भी शायद वैसे ही हो। लेकिन आप उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चट्टान हो ही नहीं और वहां रहने वाले जीव पानी में रहते हो और आसमान में उड़ते हो। पृथ्वी पर तो एवोल्यूशन की वजह से जीवों के अंतहीन वेरिएशन बने। ऐसे ऐसे जीव बने जो पानी में तैरते हैं और आसमान में उड़ते हैं। ऐसे ऐसे जीव जो रेंगते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। अगर दूसरी दुनियाओं में रहने वाले जीव भी पृथ्वी के जीवों के एवोल्यूशनरी पैटर्न पर ही हों, तो फिर वहां पर किस किस तरह के चौंकाने वाले जीव होंगे। तो हम ग्रह तक पहुंच सकते हैं, उसके वायुमंडल तक पहुंच सकते हैं। एग्जैजरेटेड है, असली नहीं है। कैम्ब्रिज के MIT में एस्ट्रोफिजिसिस्ट सारा सीगर और बायोकेमिस्ट विलियम बेन्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दूर दराज की वो दुनियाएं कैसी होंगी। उसका वायुमंडल भी कहीं से तो आया होगा। हो सकता है कि वो वायुमंडल ज्वालामुखियों से बना हो। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ग्रह का साइज और कंपोजिशन उसके बायोस्फीयर को कैसे आकार देता है। जब तक उन एक्सोप्लैनेट की खोज नहीं हुई थी, तब तक हम यही मानते थे कि सारे प्लैनेटरी सिस्टम हमारे सौर मंडल जैसे ही होंगे। लेकिन जब से इन एक्सोप्लैनेट और एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम की खोज होने लगी, तब से वो हमें बार बार चौंका ही रहे हैं। लेकिन उनमें बदला क्या है? सब कुछ बदल गया है। ज्यादातर साइंस फिक्शन में यही दिखाया जाता है कि वो एलियन हमारी तरह चलते हैं और हवा में सांस लेते हैं। वो स्टारशिप पर आए और उसके कैप्टन के साथ खाना भी खाया। लेकिन अगर हम कुछ प्लैनेटरी एनवायरनमेंट को देखें तो लगता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हालात बिल्कुल अलग लगते हैं। हाल में ही सारा और विलियम GJ1214b नाम के एक ग्रह की स्टडी कर रहे थे जो पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है और वो पृथ्वी से दुगने से ज्यादा बड़ा भी है और वहां वायुमंडल होने के भी संकेत हैं। ये दोनों ये पता लगाना चाहते हैं कि 1214b के बादलों के नीचे का माहौल आखिर कैसा है। हम इस ग्रह के बारे में दावे से नहीं कह सकते कि ये किस चीज का बना है, लेकिन वो पानी से भरा ग्रह हो सकता है जिसके वायुमंडल में भाप भरी होगी। लेकिन ये बात उस ग्रह के तापमान पर भी निर्भर करती है कि वहाँ लिक्विड पानी और हवा तो हो, पर भाप नहीं हो। लेकिन उबलते पानी की भाप से भरे माहौल में आखिर किस तरह के जीव रह सकते हैं? पृथ्वी पर तो अगर किसी जगह पर उबलता पानी और इतनी भाप हो तो यहाँ किसी भी जीव के लिए जिंदा रहना दूभर होगा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस एलियन वर्ल्ड के लिए वो शायद नॉर्मल एनवायरनमेंट हो। उसके आधार पर हम एक ऐसे ग्रह का मॉडल बना रहे हैं जहाँ एक विशाल महासागर हो और उसने पूरे ग्रह को ढक रखा हो और उसका पानी काफी गर्म भी हो। इस बात से हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या उस महासागर में जीव हो सकते हैं? क्या केमिस्ट्री काम करेगी?
अगर करेगी तो वो जीव कैसे होंगे? डीएनए जैसा मॉलिक्यूल तो उन हालात में नहीं बच सकता, लेकिन विलियम मानते हैं कि वहां शायद ऐसे जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुए हों जो इतनी गर्मी सह सकते हों। अब वो उन जीवों की कल्पना भी करने लगे हैं जो GJ1214b पर जीवन की किताब के पन्ने भर सके। उस ग्रह के वायुमंडल में ज्यादातर तो पानी होगा और काफी भाप भी होगी। वो काफी डेंस और बेहद गर्म होगा। अगर हम उसके अंदर जाएं तो वहां हमें तैरने वाले पौधे मिलेंगे, उड़ने वाले पौधे मिलेंगे और तरह तरह के ऐसे जीव मिलेंगे जो उन पौधों को खाते होंगे। वहां पर उड़ने वाली मछलियां और तैरने वाले परिंदे हो सकते हैं। ये बात हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। वो उस जोन में भी उड़ या तैर सकते हैं, ऐसे जैसे किसी महासागर के अंदर हो।